सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन और हीरो को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की इस कहानी की हीरोइन को बोल रही थी कि तुम मिस्टर ई के लायक नहीं हो, तुम तो अभी तक उसके साथ सोए भी नहीं हो। अब इस पॉइंट पे हमारी हीरोइन को लगता है कि ये क्या चल रहा है, वो तो अभी नॉवेल पढ़ रही थी ना। इसी पॉइंट पे वो लड़की उसको जियून के नाम से बुलाती है। ये सुन के उसका भी दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो नॉवेल की कैरेक्टर थी जो बहुत बदमाश थी और वो बहुत अमीर आदमी से शादी की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो आदमी डिसेबल थे। इसका मतलब क्या वो बुक में आ गई है? अब हाँ, ये तो उसको पता चल जाता है, पर हमें पूरा कहानी सुनाया जाता है नॉवेल का। जियून जो कि एक डिसेबल्ड आदमी से शादी तो की थी, पर वो आदमी बहुत अमीर था। फिर भी जियून उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो आदमी डिसेबल्ड था। हर तरीके से इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अपने शादी की रात में भी वो अपने हस्बैंड को अपने रूम से बाहर निकाल दी थी और इसी वजह से घर पे उसको कोई भी पसंद नहीं करता था, ना ही उसके दोनों देवर और ना ही उसका एक सौतेला बेटा। हाँ, ये सब सोच के उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि जो नॉवेल में वो आई उसमें उसका कैरेक्टर बहुत बेकार है। पर फिलहाल वो उस लड़की को कहती है कि तुम सेक्रेटरी सू हो ना, जो कि मिस्टर ई को सीड्यूस करती हो, पर अपने आप को एक बार अच्छे से आईना में देख लो। अब ये सुन के वो लड़की भी भड़क जाती है कि सब जानते हैं तुमको मिस्टर ई अभी तक छुए भी नहीं है, इतना साल से शादी होने के बाद भी तुम दोनों कभी भी साथ में नहीं सोए हो। वो कहती है तुम बिस्तर के नीचे से देखती थी क्या? चाहे र्यूमर्स जो भी हो, मेरा और मेरे पति का रिश्ता बहुत अच्छा है और हम दोनों ग्लू की तरह हमेशा चिपके रहते हैं। अब इस पॉइंट पे एंट्री होता है उसके हस्बैंड का। ये देख के वो सेक्रेटरी उनको कहती है कि मैं तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, पर आपकी वाइफ मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अब ये तो वो नाटक कर रही थी ना, जो कि जियोन भी समझ रही थी, तो अब वो उसको दिखाना चाह रही थी कि रियल एक्टिंग कहते किसको है। वो भी थोड़ा रोने धोने लगती है। इस पॉइंट पे उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, पता नहीं कैसे। तो उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं कि बीमार हो क्या? वो कहती है नहीं नहीं। अब रीजन तो उसको नहीं पता, लेकिन उसको बहुत अजीब लगता है कि इतना साल से सिंगल थी और नॉवेल में आए भी और इतना हैंडसम पति भी मिला, तो ऐसा सिचुएशन हो गया। पर ठीक है, वो अपने हस्बैंड के पास जाके कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं, आप इसको फायर कर सकते हैं। वैसे वो उनको हस्बैंड कह के बोल रही थी, ये चीज उनको भी अजीब लगता है क्योंकि वो हमेशा से उनको क्रिपल बोलती थी। तो वो पूछते हैं कि तुम किस बात के लिए इतना नाटक कर रही हो, सो बताओ अब क्या प्लान है तुम्हारा? इसका क्या मतलब है उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके असिस्टेंट बताते हैं कि ये जो सेक्रेटरी सू है, इसको वो खुद लेके आई थी 1 महीना पहले और जबरदस्ती अपने हस्बैंड के पास भेजती थी। अब हाँ, ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, पर उसका रियल कैरेक्टर जो रायता फैलाया था उसको तो उसी को समेटना था। तो वो कहती है कि मैं ही इसको लेके आई थी तो मैं फायर कर दूं। उसके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मन। पर इस पॉइंट पे वो लड़की बताना शुरू करती है कि उसकी वाइफ उसको लेके क्यों आई थी। मिस्टर ही तो नहीं सुनना चाह रहे थे, उसको जाने के लिए कहते हैं, पर वो जबरदस्ती सुनाने लगती है। वो कहती है कि ये मुझे लेके आई थी ताकि मैं आपको सीड्यूस करूं और ये रंगे हाथों हम दोनों को पकड़ ले, ताकि आप पे चीटिंग का इल्जाम लगा के आपसे डिवोर्स ले पाए। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं पहले यही करने के लिए आई थी, पर इतना दिन आपके साथ रहने के बाद मुझे आप अच्छे लगने लगे। मैं सच में आपसे इसका बोला हुआ काम कुछ भी नहीं करूंगी और ये सच में बहुत बुरी है, ये आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं है। ये सुन के वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? वो कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं लेना चाहती और प्लीज सबसे अलग होने की बात मत कीजिएगा आप। हाँ, इस बात पे सेक्रेटरी बार बार बोलना चाह रही थी कि ये लड़की झूठ बोल रही है, पर उसका यार सुन कौन रहा था, उसको फायर कर दिया जाता है। और ये देख के वो अपने हस्बैंड से कहती है कि बहुत अच्छे है, पर वो बहुत कुछ आजकल बुरा की थी और ये सब कुछ उनका असिस्टेंट उसको बताता है। जैसे कि वो फू फैमिली के बेटे का लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार तोड़ दी, मिंगफेंग ग्रुप के सीईओ का बर्थडे पार्टी खराब कर दी और उनके छोटे भाई की फियांसे को इतना डरा दी कि वो तो रोने ही लगी। अब ये सब सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है, पर मिस्टर ई कहते हैं कि सबको पैसा लौटा दो जितना भी बनता है कंपनसेशन के तौर पे, और वो हो रहा था 80 मिलियन। ये सुन के उसका दिमाग खराब कि इतना ज्यादा पैसा तो मुझे टुकड़ों में काट के भी बेचोगे फिर भी नहीं पूरा होगा। पर इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि मिस्टर ई थे ना उसका सारा हर्जाना चुकाने के लिए। ये देख के उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो नॉवेल में पढ़ी थी कि भले जो रियल वाले जीवन थी वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी, पर मिस्टर ई फिर भी उसका सारा नखरा सहते थे, उसका सारा हर्जाना चुकाते थे, मतलब उसकी सारी आदतों को बर्दाश्त करते थे। और ये चीज तो वो अपने आंख के सामने ही देख रही थी और ये देख के उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब फायदा तो वो भी उठाएगी अपने हस्बैंड के प्यार का। इसलिए वो उनसे प्रॉमिस भी करती है कि वो आगे से कोई भी ऐसा परेशानी क्रिएट नहीं करेगी, अब वो लोग अच्छे से रहेंगे। ये सुन के उनको बहुत अजीब लगता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, कल पानी में गिरने के बाद दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या इसका? पर जो भी था, इस पॉइंट पे एंट्री होता है ईरोंग का, मतलब मिस्टर ई के अडॉप्टेड सन का। उसको देख के वो तो समझ ही रही थी कि ये कौन है और नॉवेल में तो वो इतना पढ़ रही थी कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा बदमाश है, पर है तो बच्चा ही ना और वो उसको सुधार देगी, इतना वो सोचती है। वैसे ईरोंग तब तक कहा था कि आप लोग का रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब है, अचानक से इतना अच्छा कैसे होगा कि साथ में रहने का बात हो रहा है, मजाक करे क्या आप लोग? इस बात पे वो कहती है कि हाँ खराब तो है, पर तुम्हारे ग्रेड से ज्यादा खराब नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि आपको मेरे ग्रेड से क्या लेना देना? वो कहती है ऑब्वियसली लेना देना है, माँ हूँ मैं तुम्हारी, नाम की सही, पर अपने बच्चे के ग्रेड से लेना देना तो होगा ना। इस बात पे ईरोंग फिर से कुछ बोलने वाला था, पर उसके पापा रोकते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी है वो तुमसे बड़ी और तुम इस तरीके से उससे बात नहीं कर सकते। तो वो फिर से पूछती है ईरोंग से कि तुम्हारे टेस्ट में कितना नंबर आया था? वो कहता है कितना भी आया हो इससे आपको मतलब? ये सुन के वो मिस्टर ई को कहने लगती है कि मैं तो ईरोंग के ग्रेड के बारे में ही फिक्र कर रही हूँ, पर देखे नहीं मुझसे कैसे बात कर रहा है। इस बात पे बेचारे का आधा साल के लिए सारा कार्ड से सस्पेंड कर दिया जाता है और बोर्डिंग स्कूल भी भिजवा दिया जाता है। बेचारा ईरोंग, ये होने की वजह से उसका नफरत और बढ़ जाता है जियोन के लिए। पर
देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सब निपटा के वो अपने रूम में जाती है। तो वहाँ इतना महंगा महंगा बैग देख के उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब ये सब कुछ उसका था। पर बेचारी ये खुशी सेलिब्रेट भी नहीं कर पाती, तभी किसी के चिल्लाने का आवाज आता है और वो आवाज उसका देवर का था। वो उसको लिनेओ से माफी मांगने के लिए कह रहा था। लिनेओ उसके फियांसे का नाम था, जिसको जीवन रुलाई थी। पर एक मिनट पहले वो तो याद कर लिया अच्छे से कि लिनेओ के साथ उसका रिश्ता कैसा था। तो उसको याद था कि नोवेल में वो पढ़ी थी कि जीवन और लिनेओ ऊपर ऊपर से तो दोस्त थी, पर उन लोग का रिश्ता एक्चुअल में ऐसा था नहीं दोस्ती वाला। और उसके इस बुक में आने से पहले लिनेओ ही थी जो उसको पानी में धक्का दी थी। पर ऐसे ही तो वो जीवन को धक्का देगी नहीं, क्योंकि वो इतनी पागल तो थी नहीं। इसका मतलब जीवन उसके साथ कुछ तो की होगी, और वो क्या, तो ये सोचने के लिए वो दिमाग लगाती है। तब उसको ध्यान आता है कि वो लिनेओ से बात कर रही थी एक पेंटिंग को लेके, और ये पेंटिंग लिनेओ को उसका फियांसे गिफ्ट किया था, क्योंकि उसको पता था कि लिनेओ को ये पेंटिंग बहुत पसंद है। वैसे ये इकलौता मास्टरपीस था, पर जो ओरिजिनल जीवन थी वो उसकी आंख के सामने उस पेंटिंग को फाड़ के फेंक देती है, और बेचारी लिनेओ उस टाइम उसको कुछ कर भी नहीं पाती। अब प्रेजेंट में ये सब सोच के जीवन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था ओरिजिनल वाले जीवन पे, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कुछ अच्छा काम करके सबके दिल में अपना जगह बनाने का। अब वो ये कैसे करेगी वो तो हमें नहीं पता, पर फिलहाल वो अपने रूम के बाहर जाती है, अपने हस्बैंड से टकराती है और उनके गोद में गिर जाती है। इस पॉइंट पे वो तो उनको बहुत प्यार से देख रही थी, पर उनकी आंख में उसके लिए कोई भाव ही नहीं था। तो ठीक है, वो भी चली जाती है वहाँ से। पर उसके हस्बैंड जाते अपने भाई के पास। उनका भाई उनको कह रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से वो पेंटिंग जुगाड़ करके लाया था, वो ऑक्शन में खरीदा था, कितना ज्यादा वेट करने के बाद। अब भाभी वो पेंटिंग फाड़ दी, कितना बुरा लगा लिनेओ को, और उससे भी ज्यादा उसको। हाँ, मिस्टर ये सब कुछ जानते थे, और वो कहती भी है कि कल जीवन उसके लिए एक एपोलॉजी गिफ्ट लेके जाएगी। ये सुन के उनके भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनकी वाइफ कितना कुछ करती है गलत, पर फिर भी उसके हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट ही करने के पीछे पड़े रहते हैं। वो अभी भी उससे इतना प्यार क्यों करते हैं? इस पॉइंट पे मिस्टर अपने मन में सोचते हैं कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर 5 साल पहले उनका पैर खराब हो गया, मतलब वो डिसेबल्ड हो गए। पर फिर भी जीवन उनसे इंसिस्ट की उनसे शादी करने के लिए 2000 माइल तो माउंटेन पे चढ़ी वो, ताकि उनके लिए बुद्धिस्ट बीट ला सके। पर उसके हेड इंजरी के बाद जीवन का पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो गया। तो ये सब सोच के वो अपने भाई को कहते हैं कि जब तक वो मेरी पत्नी रहेगी तब तक मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे ये सब सुन के जीवन को ओरिजिनल जीवन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पति उसके लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार थे, फिर भी वो उनसे डिवोर्स लेना चाह रही थी। पर ठीक है, इस पॉइंट पे मिस्टर ही अपने आदमी को कहते हैं उनकी वाइफ को नीचे बुलाने के लिए, पर उनको बताया जाता है कि उनकी वाइफ तो सो चुकी है। तो वो चाहते हैं रूम में। हाँ, वो नाटक कर रही थी सोने का, पर मिस्टर ही को पता न चल जाए कि वो नाटक करी, इसलिए वो उनके ऊपर हाथ भी रखती है, जैसे सोते सोते कैसे हाथ चला जाता है। पर वो जानते थे कि वो नाटक कर रही है। तो वो उसको कहते हैं कि कल ड्राइवर तुमको लिनेओ के घर पे लेके जाएगा, जो वहाँ पे सारा बैग्स पड़ा है ना, उसमें से एक लेके जाना उसको देने के लिए। ये सुन के तो वो झट से उठती है कि वो लिमिटेड एडिशन बैग है। पर ठीक है, फिर कहती है कि सॉरी, मैं नाटक ही कर रही थी सोने का, पर मैं जानती हूँ लिनेओ को ये सब पसंद नहीं है, मतलब ये सारे बैग्स। वो पूछते हैं तो फिर क्या पसंद है? वो कहती है कि टॉल स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी पसंद है उसको। पर फिर आदमी हटा के कार जोड़ देती है, मतलब अच्छा खासा कार पसंद है उसको। इस बात पे उसके हस्बैंड कहते हैं पर वो ड्राइव नहीं कर सकती। तो ठीक है, अभी सो जाओ, कल तुमको उससे माफी मांगने जाना है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। बेचारी का बैग, उसको बहुत अफसोस होता है बैग के लिए, पर क्या कर सकती थी। नेक्स्ट डे अपना बैग लेके पहुंच जाती है उसके पास, पर गेट पे ही उसको लिनेओ का आवाज सुनाई देता है। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी कि क्या हो गया, अगर शादी हो चुका है उसका तो उन लोग के रिश्ता में कोई इमोशन तो नहीं है। अगर जीवन के ग्रैंडपा मिस्टरी का जान नहीं बचाए होते तो वो उस घर की बहू तो होती नहीं। पर कोई बात नहीं, अगर मैं उनके भाई की भी साइड हूँ तो भी मैं ये मेक श्योर करूंगी कि जीवन को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तभी तो मैं मिसेस सी बनूंगी। मतलब वो बड़े भाई से शादी करना चाहती थी, उसको दूसरे वाले भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुन के तो जीवन का दिमाग खराब हो जाता है। पर मिस्टरी उसके हस्बैंड थे और वो अपने हस्बैंड को किसी को भी नहीं देगी। ये सोच के वो अंदर जाती है। उसको देख के लिनेओ बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयार थी आज। लिनेओ अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार तरीके से हमेशा रेडी होती थी ताकि मिस्टर इसको देख के ना पसंद करे, पर आज इसको क्या हो गया। पर जो भी नाटक करना शुरू करती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो। वो कहती है अच्छी बात है, जानती हो तो वैसे तुम मुझे सिस्टर क्यों बोल रही हो? घर पे सब मुझे भाभी बोलते, तो तुम भी मुझे यही बोलो। और तुम मुझे भाभी क्यों नहीं बोलना चाहती? मिस्टर के लिए कुछ फील करती हो क्या तुम? ये सुन के उसका दिमाग खराब की सुन ली क्या सब कुछ। पर फिर सोचती है अभी तक तो इसको ये भी नहीं पता कि कल मैंने इसको पानी में धक्का दिया था। अगर पता चलेगा तो मुझसे ही क्वेश्चन करेगी। तो ठीक है, फिर अपना बकवास वो कंटिन्यू करती है। वो कहती है कि मैं अपने फियांसे को कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, पर वो क्या है ना कि वो पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रीशियस था, और तुम तो जानती हो कि मिस्टरी को कितना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए आपको डांट दिए होंगे। वो कहती है मुझे डांट दिए होंगे? तुम हमें दूर करना चाहती हो क्या? इस बात पे उसको लगता है कि अगर मिस्टर इसको डांटे नहीं है तो मुझसे झगड़ने किस बात के लिए आई है। इसलिए वो जीवन को कहती है कि मैं जानती हूँ आप मिस्टरी से गुस्सा हो, पर आपको तो हमेशा पैसा ही यूज करने आता है ना, आपको पता ही नहीं है कि लोगों का केयर कैसे करते हैं। जीवन कहती है कि हाँ, मुझे पैसों में बहुत इंटरेस्ट है और उन्हें खर्च करने में बहुत मजा आता है, और ये पैसा मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। अब इस बात पे दोनों थोड़ा और लड़ लेती है। तभी सीयून देखती है कि उसका देवर वहाँ आ रहा है, तो वो जानबूझ के गिर जाती है और रोने धोने लगती है कि मैंने तो इसको बैग भी दे दिया, ये मुझसे नील डाउन होकर माफी मंगवाना चाहती है, और जब मैंने इसे मना किया तो इसने मुझे गिरा दिया। तो अब ठीक है, थोड़ा हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेती है। इस पॉइंट पे उसका देवर आता है, लिनेओ को डांटता है कि वो इसको धक्का कैसे दे सकती है। वो कहती है कि मैंने नहीं किया, फिर वो भी रोना शुरू कर
कर देती है कि मेरे दिल में इतना दम कहाँ है जो मैं इनको धक्का दूंगी। अब उसका नाटक देख के वो और शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, वही इस मैटर को सेटल डाउन कर सकते हैं। ये सुनकर उसका देवर ही कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैटर यही खत्म, आपको और माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब ठीक है, जियोन भी अपना बैग उठाती है और चल देती है वहाँ से। तब जाके वो लिनेया उसे कहता है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। वो कहती है मैंने नहीं किया, पर वो तो उसकी बात को मान ही नहीं रहा था। इधर जियोन तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वहाँ से जा रही थी तभी उसका पैर मुड़ जाता है। तो वो इसका फोटो खींच के और वॉइस मैसेज अपने हस्बैंड को भेज देती है। अब मीटिंग में बैठे ये मैसेज मिस्टर ई भी देखते हैं, तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि डॉक्टर शेन को लेके विला पे जाओ, वो चेक कर लेंगे कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो अब ठीक है, असिस्टेंट तो चला जाता है, पर वो मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आता है, तो वो कहता है कि डॉक्टर शेन बोल रहे थे कि आपकी वाइफ घर पे नहीं है 1 घंटा से। अब ये सुन के उनको भी थोड़ा चिंता हो जाता है। मीटिंग यही खत्म करके बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वो तो उनको ऑफिस ही आई हुई है। बाहर से ही वो सुनते हैं कि वो कुछ कन्विंस करने की बात कर रही थी, मतलब मिस्टर ई को किसी चीज के लिए कन्विंस करना था, पर किस बात का ये वो नहीं सुन पाते। अंदर आते हैं, उससे पूछते हैं कि अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो बोलो ना, पर नहीं, वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है बेचारी अभी तक पैसा यूज भी नहीं किया उनका, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी। मन में उसके ये चल रहा था वैसे, पर फिर कहती है कि आपके कहे अनुसार मैं गई थी लिनेया के पास, अपना बैग दी, उससे माफी मांगी, पर वो मुझे धक्का दे दी, मेरे पाँव में भी चोट लग गया। ये बोल के अपना पाँव दिखाती है और कहती भी है कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किए, मुझे दिल में भी दर्द हो गया। वो कहते हैं कि मैंने भेजा था डॉक्टर शेन को घर पे। ये सुन के वो खुश हो जाती है। तब वो उसके पैर का मसाज भी करते हैं वैसे, और पाँव का मसाज करते ही उसके पैर का दर्द भी ठीक हो जाता है। पर उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि ये फुटवेयर मत पहनना आगे से, पर उसके पास तो सिर्फ एक ही पैर था। इस बात पे वो कहते हैं कि लॉन्च पे विमेंस शूज का एक पेयर रखा हुआ है। ये सुन के उसको अजीब लगता है कि आप किसी और लड़की का फुटवेयर रखते हैं, पर वो कहते हैं कि तुम ही रखी थी ताकि चीट करने का एविडेंस क्रिएट कर पाओ। अब ये सुन के उसको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पहले वाली जियो ने ये सब कुछ की थी। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं आपको फंसाना थोड़ी चाह रही थी। और ये सब बोल के जल्दी वहाँ से निकल जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि पानी में गिरने की वजह से आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन रिजल्ट में तो यही आया है। इधर वो बाहर आती है, तभी उसको कॉल आता है उसके घर से। वहाँ जाती है तो एक बच्चा बदतमीजी से उससे बात करता है, वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर ये बच्चा उसका भाई था, उसके पापा और उसकी स्टेप माँ का बेटा। वैसे उसको पता था कि उसकी स्टेप माँ जबरदस्ती इस घर में घुसी है, इसीलिए वो उस बच्चे का वाटर गन भी ले लेती है और कहती है कि जाके किसी को बुलाने के लिए। अब उसके इस बात पे वो बच्चा रोने लगता है, तभी उसकी माँ भागी चली आती है। बच्चा अपनी माँ को कंप्लेन करता है जियोन को लेके, तो वो उसको उसी के सामने पीटती है। अब ये देख के उसकी स्टेप माँ उस पे चिल्लाना शुरू करती है, पर वो कहती है कि भूलिए मत, ये घर अभी भी मेरे नाम पे है, मैं चाहूँ तो आप लोग को घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अब ये सुन के वो रोना थोड़ा शुरू कर देती है। तब आते हैं उसके पापा वहाँ पे, और उनकी वाइफ उनको सब कुछ बताती है, पर वो अपनी वाइफ के बातों पे भरोसा ही नहीं करते। उन लोग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्यारी बेटी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था। और वो क्या, तो वो उससे सीधे पूछते हैं कि मटेरियल्स मिला क्या अभी तक। इस पॉइंट पे उसको ध्यान आता है कि वो नोबल में पढ़ी थी कि किसी चीज का बिड होने वाला था, और इसी का इन्फॉर्मेशन लाने के लिए उसको भेजा गया था ई फैमिली में, मतलब उसके पापा ही उसको भेजे थे, उसका यूज करना चाह रहे थे। पर वो कहती है कि नहीं ना, अभी तो कुछ भी नहीं मिल पाया है, आप तो जानते ही है कि वहाँ पे सब लोग कितने ज्यादा कॉशियस है, पर आपका काम हो सकता है। मिस्टर डी के असिस्टेंट बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको थोड़ा पैसा दिया जाए तो वो ये काम कर सकते हैं। अब हाँ, पैसा देने में उसके पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे, पर वो कहती है कि 5 मिलियन देना पड़ेगा। इस बात से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, पर ट्रांसफर कर ही देते हैं। और इतना तो तय था कि ये पैसा वो खुद यूज करेगी, उनके असिस्टेंट को थोड़ी ना देने वाली थी वो कुछ भी। इधर ये सारा बात उनके हस्बैंड को पता चलता है, मतलब वो अपने फैमिली में गई है और उसके पापा उसको 5 मिलियन ट्रांसफर भी किए हैं, और किस लिए किए हैं इस चीज का भी आइडिया उन लोग को लग जाता है। मतलब ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट का बिडिंग होने वाला था, इस चीज का इन्फॉर्मेशन चुराना था जी उनको, इसलिए। और अब उनको समझ में भी आता है कि उनकी वाइफ इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है कुछ दिन से। पर ठीक है, जो था सो था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। इतना सारा खाना देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मन कर रहा था कि यार खाया जाए। अब रिच फैमिली का डिनर कैसा होता है ये तो वो पहली बार देखी थी, तो उसे वेट नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसको वेट करना पड़ता है जब तक उसके हस्बैंड नहीं आ जाते हैं। तो अब ठीक है, थोड़ी देर में उसके हस्बैंड आते भी है। वो जाती है मिस्टर डी को बहुत प्यार से कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी। वो कहते हैं सुबह में ही मिली थी तुम मुझसे। अब ठीक है, वो उससे रूडली बात कर रहे थे, पर जियोन फिर भी उससे प्यार से बात कर रही थी। वो कहती है कि चलिए मैं आपको डिनर करवाती हूँ, और उनके असिस्टेंट को साइड करती है। वो तो नहीं होना चाह रहा था, तो वो कहती है कि क्या हो गया, मैं इनको धक्का दे दूंगी क्या। इस बात पे असिस्टेंट कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि कभी की नहीं हो। बेचारे जियोन ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि क्या क्या करके वो बैठी हुई है। पर ठीक है, फिलहाल वो जाती है, पूरा खाना पे टूट पड़ती है। ये देख के उसके हस्बैंड को भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यूजुअली वो घर पे खाना नहीं खाती थी, बाहर खाती थी, और आज घर पे खाना खा तो रही है, साथ में उनको खिला भी रही है। वो डॉक्यूमेंट पाने के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है, उनके दिमाग में चल रहा था। पर इस बात से अनजान जीव तो अपने हस्बैंड को सीड्यूस करने का प्लान बनाती है। अच्छा से तैयार वार होकर उनके सामने जाती है, पर बेचारी हाथ रखती है और गिर जाती है। ये देख के सीरियस चेहरा बना के वो उसके पास जाते हैं, उसको हाथ देते हैं उठाने के लिए, और सीधे वो उनके गोद में बैठती है। उस टाइम वो अपने दर्द के बहाने उनको सीड्यूस करने का ट्राई कर रही थी, पर वो तो कोई भाव ही नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि काफी लेट हो गया है, जाके सो जाओ। वो कहती है पर मुझे डर लगता है अकेले सोने में। इस पॉइंट पे वो कह देते हैं कि अगर तुम डॉक्यूमेंट पाने के लिए
के लिए ये सब कुछ कर रही हो, अपने पापा के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं कर रही हो, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं क्यों करूंगी। और सुन लीजिए, अगर फ्यूचर में वो आपके साथ कोऑपरेट भी करना चाहे तो भी मत मानिएगा। ये सुन के फिर से उनको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पहले वो सिंह फैमिली के लिए बहुत मरी रहती थी, मतलब उसके फैमिली का नाम सिंह ही था, पर अब अचानक से सिंह फैमिली के लिए इतना नेगेटिव बोल रही है। तो इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। वो कहती है पैसा। अब हाँ, उसके मुंह से गलती से ही निकला था, पर वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करने लगती है, कहती है कि जो आपका है वो मेरा है ना, तो आपका पैसा भी तो मेरा हुआ। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड को लगता है कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पहले तो बहुत ही अजीब थी। तो अब ठीक है, ये सब सोच के वो उसको 30 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं। ये देख के तो बेचारी को सदमा ही हो जाता है, और सदमा में ही हंसते हुए वो चली जाती है वहाँ से। अब अपने रूम में जाती है, इतनी खुश तो थी, तो अपने हस्बैंड को भी रिवॉर्ड देने की बात करती है बेड पे, पर वो कहते हैं कि मुझे काम करने में लेट होगा, तुम सो जाओ। अब इतना जल्दी उसके मैसेज का रिप्लाई दिए थे, वो तो इसी चीज की वजह से खुश हो जाती है। इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड उसको और भी मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि वो कल स्कूल जाएंगे तो लंच पे उसके साथ नहीं रहेंगे। अब सियोन के पास ये अच्छा मौका था ताकि वो ईरोंग के थोड़ा क्लोज आ पाए, उससे अपना रिश्ता अच्छा कर पाए, इसीलिए वो कहती है कि वो जाएगी स्कूल। तो ठीक है, उसके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो उसकी टीचर भर भर के बुराई करती है। लाइक उसकी टीचर बताती है कि ईरोंग क्लास में कॉमिक्स पढ़ता है, क्लास स्किप करता है, गेटकीपर को पैसे देता है, मतलब एक अच्छा बच्चा तो नहीं है वो। और इतना बताने के साथ ये भी कहती है कि पिछला बार जब ईरोंग के पापा आए थे तब मैंने ये सब कुछ उनको भी बताया था, और बेचारा बच्चा 3 दिन तक लंगड़ा के चला, तो बच्चे को पीटना तो सोल्यूशन नहीं है। अब ठीक है, ये तो वो समझ ही रही थी, पर उसको ईरोंग को तो सुधारना था। तो वो जाती है उसके पास, उससे बात करना चाह रही थी, पर ईरोंग उससे बात करना नहीं चाह रहा था। वो कहती है ठीक है, फिर तुम्हारे पापा को ही बताती हूँ सब कुछ। वो कहता है इसके अलावा आपको कुछ आता ही कहाँ है। इस पॉइंट पे उसको ध्यान आता है कि नॉवल में वो पढ़ी थी ईरोंग बॉक्सिंग को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, इसीलिए वो उससे फाइट करने की बात करती है। कहती है जो हारेगा उसको विनर का बात मानना पड़ेगा। अब इधर इतना कुछ हो रहा था और मिस्टर ई को ये बात पता न चले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। उनका असिस्टेंट आके बताता है कि उनकी वाइफ और उनके बेटे के बीच में फाइट होने वाला है, तो वो भी जल्दी से अपना मीटिंग सस्पेंड करते और निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए। इधर उन दोनों में फाइट होता है। ईरोंग तो समझ रहा था कि जीवन लड़की है तो उससे हार ही जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हारता है। तो वो अपने होशोवास में दूसरा राउंड फाइट करने की बात करता है, और इस बार अगेन वो हारता है। और ये चीज वो दोनों भी देख रहे थे। मिस्टर ई को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइम पे ये प्रैक्टिस वो उन्हीं के साथ तो करती थी, पर ठीक है, इतना देख के वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। तो अब ठीक है, वो जीती थी तो ईरोंग को उसका बात मानना ही पड़ेगा, और वो उसको कहती है एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, और शायद वो उसका बात मान भी ले। और ऐसा लग भी रहा था कि वो उसका बात मानेगा, क्योंकि जाते जाते वो उसको कुछ देती है जिससे उसके फेस का स्कार ठीक हो पाएगा। अब पहले पहले तो लग रहा था कि वो डस्टबिन में डाल देगा, पर नहीं, वो ले लेता है और काफी खुश होके लेता है। इसका मतलब वो काइंड ऑफ अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लिया था। अब ईरोंग से तो उसका रिश्ता अच्छा हो गया, तो वो सोच रही थी कि क्यों ना अपने हस्बैंड से रिश्ता अच्छा किया जाए। तो वो चल देती है अपने हस्बैंड के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, और ये बात पता चलता है उसके हस्बैंड को। मतलब ये थोड़ी पता चलता है कि उनकी वाइफ उनके लिए कपड़ा खरीदने गई है, बस इतना पता चलता है कि किसी लड़का का कपड़ा खरीदी है। अब असिस्टेंट के सामने तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, पर उनको लग रहा था कि उनकी वाइफ उनसे बहुत नफरत करती है, तो वो अपने एंड से अपनी वाइफ को फ्री कर देंगे। अब इसका तो पता नहीं, पर इधर जीवन घर आती है। वहाँ पे लिनिया उसका वेट कर रही थी, पर वो उसको फुल्ली इग्नोर करके पानी मंगवाती है। तब तक इधर लिनिया कपड़ा देखती है। ये देख के उसको लगता है कि ये मिस्टर ई के लिए शॉपिंग करके आई है क्या, प्यार व्यार करने लगी है क्या उनसे। पर नहीं, वो पोजीशन तो लिनिया को चाहिए, इसलिए वो बहुत प्यार से बात करने लगती है जीवन से। पर वो उसका इंटेंशन जानती थी और वो उससे रूडली ही बात कर रही थी। इस पॉइंट पे लिनिया उसे कहती है कि तुम शॉपिंग पे गई थी तो मुझे भी कहती ना, मैं फ्री थी। पर वो कहती है कि मेरे पति बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और मैं किसी बाहर वाले लोगों पे उनका पैसा खर्च नहीं करना चाहती। अब ये तो तय है कि लिनिया को बिल्कुल भी ये बात अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो उससे लड़ नहीं सकती थी, पर बहस तो कर ही सकती थी ना, और दोनों में थोड़ा बहुत बहस होता भी है। पर जीवन उसको अच्छे से कह देती है कि मिस्टर ई मेरे हस्बैंड है और उनके बारे में कुछ भी सोचना बंद करो, वरना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बताने में। तो अब ठीक है, इतना बकवास होने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे ही करते करते शाम हो जाता है। वो थोड़ा सा वहीं पे सो जाती है, पर उसके हस्बैंड आते हैं तो उठ भी जाती है और बहुत खुश होकर अपने हस्बैंड को बताती है कि वो उनके लिए इतना सारा कपड़ा खरीद के लाई। इस पॉइंट पे जाके उनका मूड थोड़ा सही होता है, वरना सड़ा हुआ ही शकल बना रखे थे वो तो। इधर वो आगे बोले जा रही थी। वो कहती है कि वो लोग तो मुझे एक बैग भी दिखा रहे थे, बहुत महंगा बैग था, मुझे तो मन था लेने का, पर मेरे पास पैसा ही नहीं था। इस बात पे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ना, तो जो मेरा पैसा है वो तो तुम्हारा ही पैसा है, तुम खर्च कर सकती हो। वो कहती है इसका मतलब मैंने जितना भी पैसा खर्च किया है वो सब आप मुझे वापस कर देंगे क्या। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा। इस बात पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे मिस्टर ई को समझ में आ रहा था कि पैसा उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर ठीक है, फिलहाल जीवन जाती है नहाने के लिए और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को दिखाएगी कि वो उनके लिए लेके क्या क्या आई है। अब ये तो बहाना था, असली प्लान तो उनको सीड्यूस करना था, जो कि वो कल तो नहीं कर पाई थी, पर आज वो पक्का करेगी ऐसा सोचती है। पर जो भी था, फिलहाल जाती है उनको सारा कपड़ा दिखाने के लिए जो उनके लिए ली थी। इसी पॉइंट पे वो उसके हाथ में वही टाई बांधते जो वो उनको बांधने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी। अब वो टाई खोलने के लिए कह रही थी, क्योंकि उससे तो नहीं खुल रहा था। बहुत प्यार से उनको कहती है कि प्लीज हेल्प कर दीजिए ना, तभी पीछे से आवाज आता है कुछ लोग का, क्योंकि वो मीटिंग में थे। हाँ, ये देख के उसको काफी अजीब लगता है, पर फॉर्चुनेटली कैमरा ऑफ था।
था और उनको थोड़ा बहुत अपना बात कंप्लीट करना था। वैसे तो वो जब तक करेंगे तब तक उसको वेट करने के लिए कहते हैं, पर वो तो उतना देर में सो ही जाती है। तो वो भी उसको उसके रूम में सुला देते हैं। वहाँ से बाहर आते हैं तभी उनको बटलर बताता है कि उनकी वाइफ उनके लिए सूप बनाने के लिए गई थी, तो उनको दिया जाए क्या अभी। अब इस टाइम पे उनको सच में लगता है कि उनकी वाइफ उनके लिए क्या क्या कर रही है। पानी में गिरने के बाद पहले वाली जीवन हो गई है क्या वो? अब इसका आंसर तो उनको नहीं पता, पर फिलहाल स्टडी रूम में अपना सूप मंगवाते हैं, पीते हैं। उसके बाद बटलर को एक इन्विटेशन कार्ड देते हैं उनकी वाइफ को दे देने के लिए। तो वैसा होता भी है, नेक्स्ट डे उसको मिलता है, पर वो इन्विटेशन कार्ड फू फैमिली की तरफ से था। अब ये लोग कौन है उसको तो नहीं समझ में आ रहा था। तभी बटलर उसको याद दिलाता है कि इसी फैमिली का 3 लग्जरियस कार वो तोड़ी थी। अब ठीक है, जो करी सो करी, पर इस डिनर पार्टी में वो जाने के लिए मान जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाम को। मिस्टर ई का भाई उनको बोले जा रहा था कि मैं मानता हूँ लिनिया बहुत कुछ गलत की है, पर वो तो कल आई थी ना भाभी से माफी मांगने के लिए, पर क्या हुआ? कुछ बोली भी नहीं और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। मिस्टर ई कहते हैं कि कुछ तो हुआ होगा ना, तुम लिनिया से क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ था कल? वो कहते हैं कि क्या हुआ होगा, वो कितनी अच्छी है, पक्का भाभी उसको कुछ बोली होगी। अब इस बात पे बहस करने का कोई फायदा तो होता नहीं, क्योंकि मिस्टर ई अपनी वाइफ को ही सपोर्ट कर रहे थे। और इस टाइम पे उनकी वाइफ का उनको मैसेज भी आता है कि हम लोग साथ में डिनर पार्टी में चले, पर मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है और ना कोई ज्वेलरी है, तो क्या करूँ मैं? अब करना क्या था? वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इस चीज का प्रिपरेशन कर चुका हूँ। ये सुन के वो काफी खुश होती है, उनको लव यू भी बोलती है। इस पॉइंट पे उनको याद आता है कि वो लास्ट टाइम कब उनको लव यू बोली थी। वो उनका एक बार पाँव दाब रही थी। ये देख के जीवन उसको कह रहे थे कि मेरा पाँव नहीं ठीक होगा तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? वो कहती है क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ और इतना रीजन काफी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। तो प्रेजेंट में उनको लग रहा था कि उनकी पुरानी वाली ज्वेलरी उनके पास वापस आ चुकी है। अब जो भी सीन शिफ्ट होता है जीवन के ऊपर। उसके पास तो अच्छा खासा ज्वेलरी, कपड़ा सब कुछ पहुंच गया था और उसी हिसाब से रेडी होकर वो अपने हस्बैंड के साथ फू फैमिली के डिनर पार्टी में पहुंच भी जाती है। वैसे उस डिनर पार्टी में लिनिया भी थी और उन दोनों को इतना करीब देख के, उन लोग के इतना अच्छा रिश्ता को देख के वो जरूर जल भुन जाती है। पर फिलहाल जीवन जा रही थी कुछ खाने पीने, तभी उसके पास आ जाती है लिनिया। जीवन तो बहुत ट्राई करती है उसको अवॉइड करने का, वो तो अपना खाना पीना का चीज लेके वहाँ से जाना चाह रही थी, पर लिनिया को बहुत शौक चढ़ा था उससे बात करने का। वो उसको कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम लोग तो अच्छा रिश्ता दिखाने का बस नाटक ही कर रहे हो ना। जीवन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों साथ में बहुत खुश है, पर तुम हम दोनों को साथ में देख के खुश क्यों नहीं हो? अब इस बात पे सब लोग उन लोग को ही घूरने लगते हैं। ये देख के वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, अगर तुम दोनों का रिश्ता चले तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। पर मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड के पाँव की वजह से उनको पसंद नहीं करती हो, इसीलिए डर लगता है कि कहीं तुम उनसे डिवोर्स न ले लो। जीवन कहती है मैंने कहा ना हमारे बीच में सब कुछ सही है, तो डिवोर्स के बारे में क्यों सोच रही हो तुम हमारा डिवोर्स करा के मेरा पोजीशन लेना चाहती हो क्या? अब उन दोनों के बीच में ये सारा बात हो रहा था तो सब सुन रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि ये क्यों पीछे पड़ी है उन लोग का डिवोर्स कराने के लिए। मतलब सब लोग लिनिया को अब गलत समझ रहे थे और ये चीज वो होने देना नहीं चाहती थी। तो वो कहती है कि आप गलत समझ रही हो भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग का रिश्ता बहुत लंबा चले। इतना बोल के गिरना चाह रही थी, पर जीवन पकड़ लेती है और खुद गिर जाती है और उसका जूस भी खुद पे गिरा लेती है, जिससे ये लगे कि लिनिया उसको धक्का दी है। और इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं और वो रो के अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं तो बस केक लेने जा रही थी, इतनी देर में ये आ गई और ये कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नाटक कर रही हूँ। मैंने कहा कि हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, पर ये तो डिवोर्स की बात कर रही थी। इतना बोल के खूब रोने लगती है और बेचारे लिनिया का बुरा किस्मत। वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं की है, पर वहाँ जो लोग खड़े थे वो लोग गवाही दे रहे थे कि हाँ ये सब कुछ हुआ था इन लोग के बीच में। डिवोर्स के बाद लिनिया हुई शुरू की थी। इस पॉइंट पे उसका फियांसे भी आता है वहाँ पे। वो अपने फियांसे को समझाने का कोशिश करती है, पर उसके हाथ में ग्लास और उसके भाभी के ऊपर जूस देके वो भी लिनिया को ही गलत समझता है और उसको खूब सुनाता है। वो कहती है कि मैंने कहा ना मेरी कोई गलती नहीं है, और ऊपर से आज की पार्टी में तुम मुझे इनवाइट भी नहीं किए थे, इस वजह से मैं और गुस्सा थी तुमसे और अब तुम मेरा इंसल्ट करोगे। पर वो भूल चुकी थी कि ये पार्टी ई फैमिली का पार्टी नहीं था। वहाँ पे मिस्टर फू आते हैं और मिस्टर ई उनसे पूछते हैं कि आप लिन फैमिली को इनवाइट किए थे क्या? वो कहते हैं नहीं, और मिस्टर फू को अभी तक लग रहा था कि लिनिया मिस्टर ई की गेस्ट है, पर अब जब उसको कोई बुलाया ही नहीं है तो उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और इस वजह से लिनिया का खून बहुत ही ज्यादा खौलने लगता है। पर देखते हैं आगे वो बदला लेने के लिए क्या करती है। इधर जीवन से उसके हस्बैंड पूछ रहे थे कि कहीं दर्द हो रहा है क्या? वो कहती है हाँ हो रहा है ना, और जहाँ हो रहा था वहाँ मसाज करने के लिए भी कहती है, पर उसके हस्बैंड कर नहीं सकते थे, इसीलिए टॉपिक चेंज करने के लिए वो कहते हैं कि तुम खड़ी होकर दिखाओ, मुझे देखना है कि कहीं पाँव में चोट तो नहीं लग गया ना तुम्हारा। तो अब ठीक है, खड़ी तो थी, पाँव में भी चोट नहीं लगा था। तो ये सब बात जब चली रहा था तभी उसके लिए कपड़ा और ज्वेलरी आता है जो कि फू फैमिली भिजवाया था एज अ कंपनसेशन, और इसी के साथ केक और ड्रिंक भी आता है। हाँ मिस्टर ही तो नहीं चाह रहे थे कि उनकी वाइफ ड्रिंक करे, पर वो चाह रही थी ड्रिंक करना। अरे भाई जिंदगी में पहली बार इतना महंगा वाइन उसको मिला था ट्राई करने के लिए, वो ऐसे कैसे छोड़ देगी? तो अब ठीक है, मिस्टर उसको कम पीने के लिए कहते हैं, पर वो तो पी लेती है और उसको नशा भी हो जाता है, और इसलिए अब वो चाह रही थी अपने हस्बैंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और वैसे उसके हस्बैंड भी खुद को रोकते नहीं है, पर उन लोग के किस्मत पे इंटरप्ट होना ही लिखा था, जो कि उनका असिस्टेंट करता है, और उसको वहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में वो तो सो ही जाती है। उनको थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो सुला देते हैं। वैसे उनका असिस्टेंट उनसे माफी मांगता है, पर जो भी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे उसका नींद खुलता है तो उसको याद आता है कि रात में क्या हुआ था। खुश तो बहुत होती है, पर अचानक से उसको बहुत ज्यादा
गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सो कैसे सकती थी। पर कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो दूसरी बार सही, ऐसा मौका तो वो जरूर क्रिएट करेगी। अब ये करने के लिए उसको थोड़ा तामझाम तो करना पड़ेगा, मतलब रेडी होना पड़ेगा। तो वो चली जाती है वही करने के लिए। नीचे हम दोनों भाइयों को देखते हैं। लिनेओ जितना भी स्ट्रेस देते जीवन को, उसके बदले मिस्टर ही 50 मिलियन डिमांड कर रहे थे अपने भाई से। हाँ, उनके भाई को ये ठीक तो नहीं लगता, पर बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चेक साइन कर देता है। इन सब बात से अनजान जीवन एकदम आती है तैयार होकर अपने हस्बैंड को सीड्यूस करने के लिए। पर ऑब्वियसली उसका देवर भी वहाँ पे था, तो मिस्टर उसको कहते हैं आग बंद करने के लिए, और वो उसको कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा डांटते भी है, पर वो थोड़ी देखी थी अपने देवर को वहाँ पे। पर जो पिता फिलहाल चेंज करके आती है। इस पॉइंट पे उनका भाई उनका गला का मार्क देख चुका था, तो इसी के बारे में पूछ रहा था कि किस चीज का निशान है। तो वो भी आके जल्दी से चेक कर दिए, क्योंकि वो तो नशा में थी ना जब वो ये मार्क दी थी उनको। तो और ऑब्वियसली उनको थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उनका भाई सामने खड़ा था। तो वो टॉपिक चेंज करते, वो जी उनको बताते हैं कि उसको 50 मिलियन मिलने वाला है, यानी मिलने के वाला है। उनका भाई उसको चेक पकड़ा देता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वैसे वो लिनेओ के बिहाफ पे उसे माफी भी मांगता है और जियोन उसका अपोलॉजी एक्सेप्ट भी करती है। पर वो कहती है कि लिनेओ को बोल देना, जब से मैं पानी में गिरी हूँ मुझे अच्छे से पता चल गया है कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे सामने वो डिवोर्स का बात ना ही करे तो वो बेटर होगा। वैसे उसको अच्छे से पता था कि उसके बात पे भरोसा करना टफ है, पर वो कहती है कि मैं अपने एक्शन से प्रूफ कर दूंगी कि मैं अपने हस्बैंड से सच में प्यार करती हूँ। अब ये सब बोल के वो तो चली जाती है, पर उनका भाई उनको कन्विंस करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पक्का झूठ बोल रही होगी। अब मिस्टरी तो अपने भाई के बात पे भरोसा करने से रहे। पर उस टाइम पे उनका भाई कोई फैमिली डिनर का बात जरूर कर रहा था, जिसमें सबसे छोटा भाई भी आएगा, और वो जीवन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। तो वो चाहता था कि उस डिनर में जीवन ना जाए। अब ये तो बात का बात है, फिलहाल वो वहाँ से चला जाता है। तब जीवन आती है उनके लिए मिल्क लेके। वैसे उस टाइम वो उससे पूछते भी है कि आज फैमिली डिनर है पुराने वाले घर पे, तो तुम चलोगी। अब वो तो अच्छे से जानती थी कि उसका नाम खराब है, मतलब सब लोग उसे नफरत ही तो करते हैं, तो ये अच्छा मौका है सबसे मिलने का, अपना नाम क्लियर करने का। तो वो कहती है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगी और ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट भी लेके जाऊंगी। वैसे वो लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक शॉक गन लेके गई थी ग्रैंडमा के लिए। ये देख के ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ गिफ्ट लेके जाए उनके लिए। पर वो उनको भरोसा दिलाती है कि वो कुछ अच्छा ही लेके जाएगी, पर ये लेने के लिए तो पैसा चाहिए ना। इस बात को समझते हुए उसके हस्बैंड उसको अपना कार्ड पकड़ा देते हैं। अब वो निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। इधर हम लिनेओ को देखते हैं, वो भी शॉपिंग करने के लिए आई थी, मतलब डिनर पार्टी में तो वो भी जाने वाली है ना। तो ग्रैंडमा के लिए वो भी गिफ्ट लेना चाहती थी। वो एक ब्रेसलेट निकालने के लिए कहती है। अब हाँ, ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा महंगा था और बहुत ज्यादा अच्छा भी था। इस पॉइंट पे वापस जियून भी आ जाती है। वो कहती है कि ये मुझे चाहिए, पर लिनेओ कहती है कि ये तो मैंने देखा था पहले, तो मैं लूंगी। अब इस टाइम पे उन दोनों लड़कियों में फिर से बात होता है और इससे पता चलता है लिनेओ को कि आज के डिनर पार्टी में जियून भी जाने वाली है। ये चीज वैसे उसके लिए शॉकिंग था, पर जो भी था अभी तक उसका गिफ्ट रैप अप हो चुका था, तो बस उसको पेमेंट करना था। और तब पता चलता है कि वो ब्रेसलेट तो 800 मिलियन का है। अब इतना पैसा उसके पास था नहीं, तो वो जियून को कहती है कि आपको लेना था ना ये ब्रेसलेट, आपको भी पसंद आया था तो आप ले लीजिए। जियून कहती है मैं वैसी चीजें नहीं लेती जो किसी और को पसंद आया हो। इस पॉइंट पे वैसे लिनेओ की फ्रेंड भी थी, वो भी उसको फोर्स कर रही थी कि ले लो ना, 800 मिलियन का ही तो है। पर उसके कार्ड में उतना पैसा ही नहीं था, तो कैसे ले लेगी। वो चली जाती है वहाँ से और तब वो ब्रेसलेट पैसे खरीद लेती है जियून। अब इतना ज्यादा पैसा खर्च की थी तो उसके हस्बैंड को तो पता चलना ही था, पर वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वैसे उस टाइम पे उनकी वाइफ का मैसेज आता है उनको कि गलती से मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दी, आप गुस्सा तो नहीं है ना। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुमको मैंने पैसा ट्रांसफर किया है तुमको खर्च ही करने के लिए ना, तो फिर गुस्सा किस बात का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके पुराने वाले घर पे। वहाँ पे लिनेओ पहले से ही बैठी हुई थी ग्रैंडमा के सामने, और ग्रैंडमा को बोल भी रहे थे कि मिस्टरी को जबरदस्ती रहना पड़ रहा है जियून के साथ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो कितने खुश रहते ना। अब इस पॉइंट पे फिर से जियून आती है और सबको सुन लेती है। वो लिनेओ से ही पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से वो किसके साथ रहते तो ज्यादा खुश होते। अब इस बात पे कर लो दोनों बहस। दोनों सच में बहस करने लगती है और ग्रैंडमा दोनों को ही चुप करवाती है। पर इस टाइम उनका मूड ठीक करने के लिए वो उनको गिफ्ट देती है जो वो उनके लिए लेके आई थी, और ये ब्रेसलेट उनको सही में काफी पसंद आता है। अब इसी पॉइंट पे वहाँ एंट्री होता है सबसे छोटा वाला भाई का, और वो आते हुए कहता भी है कि क्या हो गया, भाभी फिर से मेरे भाई का पैसा लेके खर्च करिए क्या दूसरे लोगों का दिल जीतने के लिए। अब हाँ, पहले तो वो 1 मिनट टाइम लेती है ये सोचने के लिए कि ये है कौन, तब उसको पता चल जाता है कि ये कौन है। उसके बाद वो उसको आंसर करती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मेरे हस्बैंड का पैसा यानी कि मेरा पैसा, तो खर्च करने में कैसा शर्म। हाँ, इस बात पे वो कहता भी है कि मैं भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का रिश्ता बहुत लंबा चले, वरना अगर आप जैसा इंसान मेरे भाई के साथ नहीं होगा तो उनका जिंदगी कितना बोरिंग हो जाएगा ना, आपकी वजह से कितना जगह मजाक बनता है उनका। इस बात पे वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा भाई दुनिया का हैप्पीएस्ट आदमी होगा, मैं उनका ध्यान रखूंगी। इस बात पे वो अपने भाई के डिसेबल होने का ही मजाक उड़ाता है, और ये चीज ना ग्रैंडमा और ना ही जियून दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ग्रैंडमा उसको डांटती है और जियून भी कहती है कि चिंता मत करो, एक दिन उनका पाव जरूर ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हो पाया तभी हम तीनों साथ रहेंगे। वैसे सुन के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं वहाँ पे, पर छोटा भाई तो अभी भी इंसल्ट किए जा रहा था। हाँ, उसको ग्रैंडमा डांटती है, पर ठीक है, बहुत बकवास हो चुका था अभी तक। सब लोग खाना खाने जाते हैं। वहाँ जियून अपने हस्बैंड को कुछ खिला रही थी। ये देख के छोटा वाला भाई कहता है कि क्या हो गया, आपको अभी तक पता नहीं है क्या कि ये चीज भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लगता है आप लोग का रिश्ता अच्छा नहीं है। पर नहीं, मिस्टरी वो चीज खाते हैं, और इतना ही नहीं उसको खिलाते भी है। और ये देख के
लिनिया बहुत जल भून रही थी, जो कि उसका फियांसे भी नोटिस करता है, पर फिलहाल कुछ नहीं कहता। खाने पीने के बाद वो तो अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है वहाँ से। लिनिया भी अपने फियांसे को कहती है कि वो यहाँ पे रात में रुकना चाहती है, काफी लेट हो गया, पर वो कहता है कि हम लोग मैरिड नहीं है, ड्राइवर तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देगा। पर नहीं, छोटा वाला भाई समझाता है अपने भाई को कि क्या हो गया, हमारे घर पे बहुत सारा रूम है, रह लेगी रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ठीक है, सेकंड वाला भाई भी चला जाता है वहाँ से। पर वो हैवी तो उसके साइड से नहीं बोला, उसको लिनिया से कुछ तो चाहिए होगा, और क्या ये हमें नहीं पता चलता। अभी सीन शिफ्ट होता है जियून पे। वो तो मस्त रेडी हो रही थी, गेट नॉक होता है तो खुश भी हो जाती है, पर एक पल में मूड का कचरा भी हो जाता है जब लिनिया को वहाँ पे देखती है। तो लिनिया उसके लिए जूस लेके आई थी। अब ऑब्वियसली जियून को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो जूस पीने में, अगर कुछ मिला हुआ तो वो कहती भी है। इस बात पे लिनिया एक ग्लास का जूस पीती है, पर उसको तो कुछ नहीं होता। वैसे लिनिया जूस इसलिए लेके आई थी ताकि वो जियून से माफी मांग सके। तो अब ठीक है, वो उसको दूसरा ग्लास देती है और जियून वो जूस पी लेती है, और पीने के बाद ही उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। और तब वो उसको उठा के लेके जाती है मेल सर्वेंट के रूम में। वहाँ जाके चीखना शुरू कर देती है। उसका चीख का आवाज सुन के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तब वो सभी को बताती है कि अंदर से बहुत अजीब आवाज आ रहा है, वो भी जियून का किसी मेल सर्वेंट के साथ। ये सुन के सबका दिमाग खराब। ग्रैंडमा गेट नॉक करने लगती है और दूसरा वाला भाई तो गेट तोड़ ही देता है। तब पता चलता है कि अंदर जियून किसी आदमी के साथ सच में कुछ कर रही है। हाँ, ये देख के सब लोग उस पर चिल्लाते हैं, उसको शर्म आना चाहिए ऐसा कहते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी जिससे उसको शर्म आए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ ही कर रही थी जो भी कर रही थी। और ये देख के सबसे ज्यादा शॉक लिनिया ही होती है। जिन भी कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारा प्लान काम नहीं आया, तुम्हारे प्लान के हिसाब से मेरे बगल में तो किसी और आदमी को होना चाहिए था ना। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद पे ऐसे कोई भरोसा करेगा भी नहीं, लिनिया भरोसा होने ही नहीं देगी ना। पर वेट, उसके पास एविडेंस था। जियून सभी को दिखा रही थी कि लिनिया कैसे उसके ड्रिंक में मैंगो जूस मिला रही थी, और जबकि उसको पता है कि उसको मैंगो से एलर्जी है। और वैसे वो उस टाइम बोल भी रही थी कि मैं भी देखती हूँ ये ड्रिंक पीने के बाद अगर मैं उसको मेल सर्वेंट के साथ सुला दूं तो ये फैमिली उसको कैसे घर में रखेगा, और इसके बाद तो मिसेज ई का पोजीशन मेरा ही होगा। वैसे ये वीडियो मिस्टर ई जुगाड़ किए थे, इसका मतलब वो लिनिया के प्लान को अच्छे से जानते थे पहले से ही। और जियून भी ये परफॉर्मेंस को कंटिन्यू ही रखना चाहती थी, इसीलिए तो अपने हस्बैंड का हेल्प मांगी थी। फिलहाल ये सारा सच सबके सामने आने के बाद वो कहती है कि मुझे सबसे छोटा वाला भाई बताया था कि जियून को मैंगो से एलर्जी है, पर वो तो इस चीज से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एविडेंस नहीं था उसके पास। ये चीज लिनिया पे अच्छे से समझ रही थी, तो वो सबके सामने कह देती है कि मैं ही गलत बोल रही थी, मैं जलती हूँ जियून से, मैं नहीं चाहती कि ये मिस्टर ई की वाइफ बने। पर वो सेकंड वाले भाई को जरूर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सच में। पर नहीं, फिलहाल वो भी उसके बात पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये सुन के लिनिया रोते धोते चली जाती है वहाँ से। पर ग्रैंडमा सेकंड वाले भाई को कहती है कि उसको जाके छोड़ देने के लिए, क्योंकि रात है, अकेले ट्रेवल करना सेफ नहीं है। तो अब ठीक है, ये सब होने के बाद वो जाके अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है उसके साथ नाटक करने के लिए। पर बातों ही बातों में ये भी कह देती है कि रिवॉर्ड के तौर पे उसको क्या चाहिए। पर उसके हस्बैंड इस टाइम पे उसको बोल देते हैं जाके सोने के लिए। बेचारी का अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। पर फिलहाल वो जा रही थी पानी पीने के लिए, और बीच में उसको सबसे छोटा वाला भाई खींचता है। उसको देख के उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो कहती है कि लिनिया मुझे वो जूस दी थी, इसमें तुम्हारा हाथ नहीं था क्या सच में? वो कहता है आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि एविडेंस नहीं है, पर आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना दूर तक चली गई? उस क्रिपल से प्यार हो गया क्या आपको? अब उसके मुंह से ये सुन के जियून को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था कि रियल वाली जियून और इसमें कोई रिश्ता है क्या। इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार करूँ या ना करूँ, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर वो कहता है कि बिल्कुल होना चाहिए, मुझे भी तो पता चले कि मेरी पार्टनर मुझे छोड़ के दुश्मन के साथ तो नहीं मिल गई ना। अब उसके इस बात से तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो उस लड़का के साथ मिलकर कुछ तो प्लान की थी मिस्टर ई के खिलाफ। और वो क्या, ये पता करने के लिए वो भी नाटक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं और उसे पसंद करूंगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तो उसे पसंद करने का नाटक कर रही हूँ, उसके बाद उसको बाहर निकाल दूंगी, कितना मजा आएगा ना। वैसे ये सारी बातें मिस्टर ई भी सुन लेते हैं इस टाइम पे आके, और उनको बहुत खराब लगता है, गुस्सा भी बहुत आता है। पर उस टाइम वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, बस इतना बात सुन के चले जाते हैं वहाँ से। फॉर्चुनेटली छोटा वाला भाई को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और जियून पे भरोसा भी हो जाता है, तो वो उसको एक मेडिसिन देता है जिसको अगर मिस्टर ई को बार बार खिलाया जाए तो उनका पाँव कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये देख के अब जियून को समझ में आता है कि उसके हस्बैंड का पाँव ठीक हो क्यों नहीं रहा था इतना ज्यादा डॉक्टर से दिखाने के बाद भी। पर फिलहाल वो उसको कुछ भी ऐसा हिंट नहीं देती जिससे उसको लगे कि वो मिस्टर ई की सपोर्टिव है। तो ये सब खत्म करके वो अपने रूम में आती है। वो चाह रही थी कि अपने हस्बैंड को सारा सच बता दे, पर उसके हस्बैंड तो सो चुके थे, तो वो सोचती है कि सुबह में बात कर लेगी। वो सो जाती है, पर ऑब्वियसली उसके हस्बैंड उसको अवॉइड कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके उठने से पहले ही वो ऑफिस चले जाते हैं, तो वो भी सोचती है कि क्यों ना उनके लिए खाना बना के लेके जाया जाए। वो वहाँ जाती भी है, पर आज दोनों भाई बैठे हुए थे वहाँ पे। वैसे अपने भाई के सामने तो मिस्टर ई कुछ भी नहीं बोलते उसको, पर सेकंड वाले भाई का तेवर एकदम बदला हुआ था जियून को लेके। वो काफी अच्छे से बात कर रहा था उससे, और आज तक वो जितना इंसल्ट किया है जियून से या फिर लिनिया जितना कुछ किया उसके लिए, इन सब के लिए माफी भी मांगता है उससे। हो सकता है कि उसको लिनिया का सारा सच पता चल गया होगा, तो जो भी था वो अपनी भाभी को बताता है कि उसका और लिनिया का ब्रेकअप हो चुका है। वैसे इस चीज से वो खुशी होती है, पर फिर भी माफी मांगने के तौर पे वो उसको 5 मिलियन का चेक पकड़ा देता है। तो अब ठीक है, काफी बात कर लिया था, वो चला जाता है वहाँ से। और ये चेक मिलने के बाद जियून काफी खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इस पर क्या खरीदूं आपके लिए, टाई, कफलिंग, क्या खरीदना है बताइए। वो कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है, वो समझ
मिस्टर दी वो नाराज है पर फिर भी वो उनको सूप पिलाती है। वो भी झटक देते हैं, इस चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। हाँ, इस बारे में वो कंसर्न थे वैसे। ये देख के उसको अच्छा लगता है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं ना। इस बात पर को सारा बात याद आ जाता है जो कल रात वो सुने थे। तो वो उसको झटक देते हैं, अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उसी को बताते हैं कि उनकी वाइफ का हाथ जल गया तो देख लेने के लिए। जियोन को अच्छा तो नहीं लगता पर वो भी जाती है। अब घर पे आके बैठ के यही दिमाग लगा रही थी कि पुराने वाले घर से आने के बाद क्या हो गया मिस्टरी को, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तभी उसके देवर का फोन आता है उसको और वो कहता है कि भूली नहीं हो ना, वो मेडिसिन देते रहना अपने पति को। अब इतना बात होने के बाद वो कॉल तो काट देती है पर उसको समझ में आ जाता है कि हो ना हो उसके हस्बैंड उन दोनों का सारा बात सुने होंगे और इसी वजह से वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो अब ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गया तो सोल्यूशन तो वो ढूंढ ही लेगी। मिस्टरी बहुत लेट से घर आते हैं पर फिर भी वो अपने रूम में जब आते हैं तब जियोन वहीं थी। वो उनको कन्फ्रंट करती है कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना, उस दिन मेरा और ईसू का बात आप सुने थे ना। वो कहते हैं हाँ। जब जानती हो तो इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो। वो बोलती है कहाँ तक सुने थे सो बताइए। तो वो बताते हैं। इतना जानने के बाद सबसे पहले तो वो गेट बंद करके आती है, उसके बाद उनके पास बैठ के उनसे माफी मांगने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका पूरा बात सुने। अब ठीक है, वो कहते हैं बताने के लिए तो वो उनको सारा सच बताती है। अब ये तो ऑब्वियस था कि वो भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर ऐसा है तो वो लोग तो बहुत पहले से ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो अभी क्यों बता रही है वो अपने हस्बैंड को। इस बात पे वो कहती है कि मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था क्या नहीं, पर जिस दिन मैं पानी में गिरी हूँ उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर उसके हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैंने उसको ये सारी बातें बोली ताकि वो मुझ पे भरोसा करे और जो भी उसके दिमाग में खिचड़ी पकड़ा है वो सब कुछ मुझे बता दे। प्लीज आप मुझ पे भरोसा करिए। अब ठीक है, वो उस पे भरोसा कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या पता चला सो बताओ, जिस पे वो कहती है कि आपका पाँव ठीक नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं और ईसू करने नहीं दे रहे थे, पर चिंता मत करिए पहले वाली मैं थी, अभी वाली मैं नहीं हूँ और हम दोनों अलग हैं। इतना बोल के वो दवा भी दिखाती है जो ईसू उसको दिया था मिस्टरी को खिलाने के लिए। उनका एक्सप्रेशन देख के वो पूछती है कि आप डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हैं सरप्राइज होने से ज्यादा। वो कहते हैं कि मुझे पता है ईसू मुझसे नफरत तो करता है पर इस हद तक। वो पूछती है नफरत क्यों करता है, पर इस बात का आंसर वो उसको नहीं बताते। पर अब ये तो तय था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता सही हो चुका था। वो फिर से रिवॉर्ड के लिए पूछती है और इस बार वो उसको रिवॉर्ड देते भी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो पता लगाने आई थी कि मिस्टरी ईसू के लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब उसका अच्छा ही सोचते हैं, पर उन दोनों का रिश्ता इतना खराब क्यों है। तो अब पता लगाने के लिए कुछ कुछ ढूंढने लगती है। वहीं पे उसको एक सेफ दिखता है, जाके पासवर्ड ट्राई करती है, ढेर सारा तो नहीं मिलता। तब वो सोचती है कि क्यों ना वो अपना बर्थडे डाले और सच में पासवर्ड वही था। अब सेफ तो खुल जाता है, वहाँ पे उसको कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलता है। उसमें कुछ डेट का IOU था, कुछ थ्रेटनिंग लेटर था और किसी का डेथ सर्टिफिकेट था। ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसी पॉइंट पे वहाँ पे बटलर आता है तो उसके हाथ से सब कुछ गिर भी जाता है। तब वो बटलर जल्दी से उठाते हैं। वो जियोन को बताते हैं कि ये सब कुछ ईसवी से रिलेटेड है, पर कैसे। तो अब बटलर उसको सारा सच बताते हैं। मिस्टरी के पापा में का जब डेथ हुआ था उसके बाद आया था वो घर पे, मतलब ईसवी मिस्टरी के पापा का नाजायज बेटा है। पर इस चीज से मिस्टरी को कभी भी परेशानी नहीं हुआ, पर ईसवी की माँ जुआ खेलती थी और इस चीज की वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए वो ई फैमिली से बहुत ज्यादा पैसा लेती थी ईसवी के नाम पे और ईसवी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मिस्टरी उसको अब्रॉड भेज दिए थे। पर ईसवी को ऐसा लगता है कि माँ बेटे का रिश्ता खत्म करने के लिए मिस्टरी ये काम किए थे और इसी वजह से वो मिस्टरी से बहुत नफरत करता है। और इससे भी ज्यादा एक बार उसकी माँ ऐसे ही भाग रही थी, जितना लोग से कर्ज ली थी उन लोग से छुप के, और इसी दौरान बिल्डिंग के ऊपर से गिर गई और उनका डेथ हो गया। और इस चीज की वजह से ईसवी को ये भी गलत फहमी है कि मिस्टरी ही उसकी माँ को मारे। अब जी उनको इतना तो समझ में आ गया था कि दोनों भाई के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर ये सब कुछ जानते हुए मिस्टरी सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बात ये था कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो सबको ये सच पता चल जाएगा और ईसवी और उसकी माँ का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मिस्टरी ये चीज नहीं कर सकते तो वो खुद से करने का डिसाइड करती है। वो पूछती है कि उसकी माँ का कोई लवर, कोई जान पहचान है जिसको ये सब कुछ पता हो। जिसपे वो बटलर बताता है कि हाँ, ईसवी की माँ का एक लवर था जो भी एक जुआरी ही है और उसको ये सब कुछ पता है। ये जानने के बाद जीवन ईसवी को कॉल करती है और उसको किससे मिलने चलने के लिए कहती है ताकि उसकी माँ का मौत का उसको सारा सच पता चल जाए। इतना बोल के वो तो निकल जाती है तो बटलर भी जल्दी से कॉल करता है मिस्टरी को, कुछ तो बुरा होने वाला ये बताता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जियोन पे। वो उस आदमी को खूब पीटती है और सारा सच बताने के लिए कहती है ईसवी को। वो सारा सच बताता भी है पर ईसवी भरोसा ही नहीं कर रहा था। वो आदमी ईसवी को एविडेंस भी दिखाता है पर वो फिर भी कहता है कि ये सबके पीछे तुम कहाँ से हो गए, मिस्टरी थे ना। पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हारी माँ का जान मेरी वजह से गया है, हम दोनों ही भाग रहे थे उन लोगों से बच के और इसी चक्कर में वो गिर गई। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा था पर उसका हाथ छूट गया और वो मर गई। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जैसे वो अपना कान बंद कर लिया था, वो भरोसा करना नहीं चाह रहा था। पर जियोन कहती है कि नहीं, ये सब कुछ सच है और मिस्टरी तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करना ही चाह रहे थे। वो कहता है कि तुम लोग ये अरेंज किए हो ना इस आदमी को सारा झूठ बोलने के लिए मेरे सामने। अब अपने मन में ये कहानी बना के वो जियोन के पीछे ही पड़ जाता है उसको मारने के लिए। पर इस पॉइंट तक उसके हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाते हैं पर उनको कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेले काफी थी सबको पीटने के लिए। बेचारा ईसवी बहुत पिटाई खाता है। इस पॉइंट तक वो भी रुक जाती है अपने हस्बैंड को देख के। मिस्टरी अपने असिस्टेंट को कहते हैं उनके भाई को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए और सब कुछ हैंडल करने के लिए। अब घर आने के बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम ये सब जानबूझ के की ना। वो कहती है कि ईसवी मुझे मारना चाहता था। वो कहते हैं वो मार खाने के लायक है, तुम अच्छा की। मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा, तुम
तुम एविडेंस देखी, जाके उसको सच बताना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहती है ऑब्वियसली आपके लिए की आप दोनों का रिश्ता सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब था और इस वजह से आप बहुत उदास रहते थे, मैं आपको उदास नहीं देख सकती हूँ। ये सुन के उनको अच्छा लगता है। तभी वो पूछती है कि आप अचानक से वहाँ कैसे आ गए, मेरे लिए चिंता हो रहा था क्या आपको? वो कहते हैं हाँ वरीड था। ये सुन के उसको भी काफी अच्छा लगता है। तो अब ठीक है, ये सब बात होने के बाद मिस्टर ई तो चले जाते हैं अपने ऑफिस। तभी उसको कॉल आता है उसके पापा का। वो बहुत ज्यादा गुस्सा में थे क्योंकि मीटिंग कल ही होने वाला था और अभी तक वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दी। वो कहती है मैं कुछ ला के भी नहीं दूंगी, अगर नुकसान होता है तो होने दीजिए, फैमिली बैंकरप्ट होता है तो होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल के कॉल काट देती है। नेक्स्ट डे सो के उठ के आती है तो पता चलता है कि ईसुई माफी मांग रहा है मिस्टर ई से। इसका मतलब सारा सच वो जानता भी था और मानता भी था और उनका पाँव न ठीक होने देने की वजह से भी माफी मांगता है। वैसे मिस्टर ई उसको माफ कर भी देते हैं और अब दोनों भाई का रिश्ता ठीक हो जाता है। हाँ पर एक चीज है, जियोन को वो जरूर बता देता है कि लिनेओ को वही आइडिया दिया था, वही बताया था कि जियोन को मैंगो से एलर्जी है। पर ठीक है, पहले की बात है, माफी मांगता है तो वो माफ कर भी देती है। तो ठीक है, ये सब बात होने के बाद वो चला जाता है। अब बारी आता है जियोन के रिवॉर्ड का। दोनों भाई के बीच का रिश्ता सही करवाई थी तो रिवॉर्ड लेना तो बनता है ना, और उसको क्या रिवॉर्ड चाहिए था वो भी जानते थे, पर फिर से उसको रोक देते हैं। इस बात पे वो चिढ़ जाती है कि मैं जानती हूँ आपके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स तो है, और हाँ बात भी सही था, पर उस रूम में कोई अवेलेबल था उस टाइम पे, इसीलिए वो उसको रोक रहे थे। तो वो बटलर तो वहाँ से चले जाते हैं, पर जियोन को बहुत अजीब लगता है। पर ठीक है, ये सारा बात जब कर ही रही थी तभी उसको कॉल आता है। बात करने के बाद वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इरोंग के टीचर का कॉल आया था उसको, इरोंग फिर से कुछ बदमाशी किया है तो उसको जाना पड़ेगा। हाँ वो कहते हैं कि मैं साथ चलूं, पर नहीं, वो अकेले जा सकती थी, वो चली जाती है। पर वो वहाँ जैसे ही जा रही थी तभी बीच में कोई लड़की मिलती है उसको और उसको बेहोश कर देती है, और वो डेफिनेटली लिनेओ थी। इधर इरोंग घर पे आता है तो उसके पापा पूछते हैं कि उसकी माँ कहाँ पे है। वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ जो माँ मुझे जाएगी पिकअप करने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी टीचर कॉल की थी, बता रही थी कि तुम कुछ किए हो स्कूल में। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। अब इसका मतलब तो साफ था कि वो किसी मुसीबत में थी। तो इस बात पे सारे लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है। इस पॉइंट पे वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि लिनेओ लेके गई है जियोन को। इधर जियोन को होश आता है तो वो तो बंधी हुई थी और उसको ये भी पता चलता है कि उसको लिनेओ बांधी है। पर क्यों? तो ऑब्वियसली लिनेओ को जो भी कुछ चाहिए था सब कुछ तो छीन चुकी है जियोन, तो अब उसको तो रास्ते से हटाना ही होगा। और ये करने के लिए वो कुछ लोगों को बुलाती है। उन लोगों को कहती है कि उन लोगों को जियोन के साथ जो करना हो वो कर सकते हैं, उसके बाद उसको नदी में फेंक दे। ये सब बोल के वो तो चली जाती है वहाँ से। बाहर आती है तो बाकी लोग उसको देख लेते हैं, उससे जियोन के बारे में पूछते हैं, पर वो तो कुछ बता ही नहीं रही थी। ईशु तो उसको मारना भी चाह रहा था, पर तभी पीछे से आवाज आता है। सारे लोग अंदर भागते हैं, पर अंदर का नजारा देखने लायक था। वो सबको धूल चटा चुकी थी। ये देख के सबको अच्छा लगता है, सब उसका बड़ाई भी करता है। पर वो अचानक से कहती है कि लिनेओ को देखा है क्या आपने, वो मुझे बहुत बुरी तरह से बांध दी थी। इस पॉइंट पे सबको लगता है कि वो लोग उसको छोड़ कैसे सकते हैं बाहर, पर नहीं, सेकंड वाला भाई छोड़ा नहीं था। वो आता है और सभी को बताता है कि वो उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा चुका है। तो अब ठीक है, इस बारे में सब लोग बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उठता है और ईंट से उसके माथा पे वार कर देता है। वो तो उसी पल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इलाज करते हैं, पर चिंता का कोई बात नहीं था, वो होश में आ जाती है और उठते ही मिस्टर ई को कहती है कि वो उनको बहुत मिस की, उनको हक कर लेती है। अब इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब ये था कि वो कोई भी नॉवल में नहीं आई थी। वो और मिस्टर ई साथ में पले बड़े थे। उसका शादी हुआ था मिस्टर ई से 5 साल पहले, पर शादी के 1 साल बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चली गई। और ये भी कहा जा सकता है कि उसका सोल किसी और टाइम एंड स्पेस में चला गया और उसके बॉडी में किसी और का सोल आ गया, जो पूरा ई फैमिली को अच्छा खासा परेशान किया। पर 1 महीना पहले जब लीने उसको पानी में धक्का दी तो उसका अपना सोल उसके बॉडी में आया, पर उसका याददाश्त जा चुका था, इसीलिए उसको लगा कि वो नॉवल के किसी प्लॉट में आ गई है। पर अब ईंट से चोट खाने के बाद उसको सारा सच याद आ गया। तो अब ठीक है, उसका जिंग फैमिली वो बैंकरप्ट हो चुका है, जो गुनहगार है उसको सजा मिल चुका है और मिस्टर ई का पाँव अब ठीक भी हो रहा है और अब उसका टाइम है उसके हस्बैंड के साथ, उसका क्वालिटी टाइम। तो चलते हैं फिर उनको उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।